कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अभी स्मार्ट क्लासेस। आज 31 तारीख है, 31 मई है और आज की करंट अफेयर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो अपने करंट अफेयर क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं उसमें यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहला जो आपके करंट अफेयर की न्यूज़ है वो न्यूज़ आपकी आई है जिसका नाम है ब्रह्म धनुष। अब ये क्या है, देखिए एक्चुअली हुआ क्या कि आपका पता है कि राजस्थान में आपके क्या हो रहा था। राजस्थान में बहुत दिनों से आंधी बारिश का मौसम चल रहा है। तो ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में हाड़ौती में, कौन सा एरिया, हाड़ौती, हाड़ौती हाड़ौती में कहाँ पर, कोटा, कहाँ पर, कोटा। कोटा में क्या हुआ कि कोटा ज़िले के केवल नगर यानी 12 जिले के अंता और मंगरोल क्षेत्र में सुबह करीब 9:30 बजे सूर्य के चारों ओर सतरंगी घिरा नजर आया। यानी जो सन है, इस सन है, इस सन के चारों तरफ आपको क्या है, सतरंगी, यानी कि आपको लगभग आप कह सकते हो कि एकदम 7 रंग के जो आपके रेनबो कलर होते हैं उस टाइप से आपको देखने को मिला। ठीक है, और चारों ओर सतरंगी नजर आया जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। और जानकारी के अनुसार ये क्या, ये खगोलीय घटना है। होता क्या है इसमें, इसमें होता ये है कि ये मौसम के परिवर्तन की वजह से होता है। और इसमें होता क्या है, ये क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि जब सूरज की रोशनी, जब सूरज है, मान लो जी सूरज है, और सूरज जब सनरेज डायरेक्टली बादलों के ऊपर पड़ता है, बादलों के ऊपर पड़ता है, ठीक है, सूरज के जब बादलों में मौजूद लाखों छोटे बर्फ़ और इसमें जो छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े होते हैं उनके ऊपर जब ये पड़ती है तो उनकी वजह से ये घटना होती है। ठीक है, तो सूरज की रोशनी जब बादलों में मौजूद लाखों छोटे बर्फ़ के क्रिस्टल से गुजरती है तो 22 डिग्री का कोण पे मुड़ जाती है और सूर्य के चारों ओर यह गोले रिंग दिखाई देते हैं। ठीक है, यानी कि वही वाली बात है, जैसे मान लीजिए ये सन है, ये क्लाउड्स है, इन क्लाउड के अंदर क्या, छोटे छोटे क्रिस्टल्स है बर्फ़ के। तो जब ये बर्फ़ के टुकड़े होते हैं, बर्फ़ के टुकड़े जब इनसे टकराते हैं तो ये क्या होते हैं, 22 डिग्री कोण पे वापस मुड़ जाती हैं, जिससे क्या होता है, सूर्य के चारों तरफ हमें 7 रंग दिखते हैं, अलग अलग रंग की जो है रेज वगैरह दिखती है और उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ब्रह्म धनुष, है ना। तो ये चीज़ है। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। 3-वे हाइब्रिड। अब इसमें क्या है, देखिए इसमें यदि हम लोग बात करें 3-वे हाइब्रिड में, तो 3-वे हाइब्रिड में यदि हम लोग बात करें तो इसमें आपके क्या है, इसमें आपके नई किस्म का आपकी एक फसल है उसके बारे में बताया गया। नई किस्म के बाजरा, किसके, बाजरा की एक नई किस्म है, उसको राजस्थान के अंदर डिस्कवर किया गया है और उसी के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, तो क्या है, तो देखिए सबसे पहले यदि हम लोग बात करें तो केंद्र सरकार ने एक योजना चलाई थी जिसका नाम है श्री अन्न योजना, श्री अन्न योजना। ठीक है, और इसको बढ़ावा देने के मुहिम के बीच जयपुर के कृषि वैज्ञानिकों ने बाजरे की ऐसी हाइब्रिड किस्म विकसित की है जो कम बारिश वाले क्षेत्रों में भी उग सकती है। ठीक है, यानी बाजरा ऐसा होगा जो कि लेस, कम बारिश में भी क्या होगा, कम बारिश में भी आपका उग सकेगा। ठीक है, और साथ साथ में क्या होगा, साथ साथ में आपके जैसे बीमारी हो गई, सूखा वगैरह पड़ गया तो उस टाइम पर भी क्या होगा, उस टाइम पर भी इस फसल के ऊपर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और यदि हम लोग बात करें, जयपुर स्थित राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान ने इंक्री सेट के सहयोग से, किसके सहयोग से, इंक्री सेट के सहयोग से क्या किया, सहयोग से देश की पहली 3-वी हाइब्रिड बाजरा किस्म, जिसे कहते हैं ये याद रखिएगा नाम, RH-B273। ठीक है, ये इंडिया की सबसे पहली 3-वे हाइब्रिड जो किस्म है वो है किसकी, बाजरा की, RH-B273 विकसित की है। ठीक है, अब इसमें खासियत क्या क्या है इसकी, यदि हम लोग बात करें तो ये जो RH-B273 है, इसकी स्पेशलिटी, खासियत की बात करें तो सबसे पहली खासियत क्या है, सबसे पहली खासियत ये है कि ये 400 कितना, 400 मिलीमीटर से कम बारिश वाले क्षेत्र में भी ये क्या हो सकती है, बहुत ही बेहतर उत्पादन हो सकता है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 की यदि हम लोग बात करें तो इससे क्या है, ये मात्र 75 से लेकर 76 दिनों में इसकी जो फसल है तैयार हो जाती है। नंबर 3, सूखे के मौसम में भी काम करती है। नंबर 4, प्रति हेक्टर औसतन 23 क्विंटल बाजरा
और 48 क्विंटल सूखा चारा उत्पादन में आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो ब्रिज आपकी आई है कौन सी, RH-B-273, RH-B-273 याद रखिएगा, नए किस्म है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करें तो आगे अब आपकी जो है आज की आखिरी न्यूज़ है, और इसके बारे में यदि हम लोग बात करें तो ये न्यूज़ आपकी आई है कहाँ से, ये आई है राजस्थान का एक जगह है जिसका नाम पड़ता है हिरनोदा। ठीक है, यहाँ से आपकी न्यूज़ आई है। ये न्यूज़ आपकी किसके बारे में, थार ड्राई पोर्ट के बारे में। और आज इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि थाई ड्राई पोर्ट होता क्या है। सबसे पहले तो हम लोग बात करें तो आपके जो थाई ड्राई पोर्ट है, थार ड्राई पोर्ट है, इसकी न्यूज़ जो है वो आई आपकी हिरनोदा, जो आपके कहाँ पड़ता है, जयपुर में फुलेरा के पास में। जयपुर में फुलेरा के पास में एक जगह पड़ती है हिरनोदा। वहाँ पर क्या किया गया, वहाँ पर देश में थार ड्राई पोर्ट जो है उसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, बेसिकली थार ड्राई पोर्ट होता क्या है, देखिए थार ड्राई पोर्ट की यदि हम लोग बात करें तो इट इज़ अ मेजर इनलैंड कंटेनर डिपोट। ठीक है, मेजर इनलैंड कंटेनर डिपोट। ठीक है, हाँ, मेजर इनलैंड कंटेनर डिपोट जहाँ पे रखे जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं ड्राई पोर्ट। देखो होता क्या है, अगर हम लोग बात करें पोर्ट की तो पोर्ट आपके दो टाइप के होते हैं, यहाँ पे ऐसे समझना, एक होता है सी और एक होता है लैंड। तो सी पोर्ट तो सभी को पता है कि भाई सी के किनारे होते हैं, बंदरगाह होते हैं नॉर्मली, पर लैंड में जो ड्राई पोर्ट है, ड्राई पोर्ट क्या होते हैं, वो इनलैंड होते हैं। कैसे होते हैं, इनलैंड, इंग्लैंड नहीं इनलैंड, है ना, यानी लैंड टू लैंड। अब हुआ क्या, अब हुआ मान लो कोई आपका मटेरियल आया, ठीक है, और उसे हमें क्या करना है, उसे हमें मान लो ये जो आपका सी पोर्ट है यहाँ तक ले जाना है। तो अब होगा क्या, अब यहाँ पर आपके क्या होंगे, बीच बीच में आपके बहुत सारे छोटे छोटे क्या होंगे, छोटे छोटे कंटेनर्स के फॉर्म में कह सकते हो, या फिर छोटे छोटे आप कह सकते हो कि जैसे ट्रेन हो गया, रेलवे लाइन हो गई, या फिर जो कंटेनर्स वगैरह हो गए वहाँ पर। यानी कहने का मतलब ये है कि एक तो आपका सी पोर्ट हो गया, और दूसरा क्या हो गया, दूसरा आपका सी पोर्ट से पहले आपके यहाँ पर एक छोटा सा आपके ड्राई लैंड, यानी जो ज़मीन वाला एरिया, सूखा एरिया है, वहाँ पर क्या कर दिया, वहाँ पर एक पोर्ट बना दिया। और ये पोर्ट क्या करेगा, ये जो आपने इनलैंड कंटेनर डिपोट बनाया, ये जो इनलैंड कंटेनर डिपोट बनाया आपने, ये क्या करेगा, ये कस्टम ड्यूटी जितनी होती है उसको क्या करेगा, उसको ये लेगा। कस्टम ड्यूटी को क्या करेगा, कस्टम ड्यूटीज़ हो गए, टैक्स वगैरह हो गया, सामान का मतलब जितना भी सी पोर्ट का काम होता है उसका ये 50% काम क्या कर देगा, कम कर देगा। यानी पहले क्या होगा, पहले कोई सामान आ रहा है वो इनलैंड यहाँ पर आएगा ड्राई पोर्ट में, और ड्राई पोर्ट में क्या होगा, कस्टम ड्यूटी लेना, टैक्स लेना, सारा प्रोसेस हो जाएगा। इसके बाद सीधा जाएगा सी पोर्ट पे, सीधा जाएगा कहाँ पर, सी पोर्ट पर, और सी पोर्ट पे जाने के बाद में बेसिकली ये आपका इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इनलैंड कंटेनर डिपोट इसलिए बोला गया क्योंकि कई सारे ऐसे आपके होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, ठीक है, छोटे जो आपने देखा होगा ना, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ टाइप की होती है ना, वो कंटेनर होते हैं। और ये कंटेनर की यदि और अगर हम लोग बात करें इसकी ड्राई पोर्ट की, थार इसलिए बोला गया क्योंकि राजस्थान में, ठीक है। तो इसको बात करें तो इट इज़ द फर्स्ट प्राइवेटाइज आईएसटी, ठीक है, पहला प्राइवेटाइज आईएसटी स्टेट के अंदर, राजस्थान के अंदर, और इट इज़ ऑपरेटेड बाय हस्ती पेट्रोकेमिकल एंड शिपिंग लिमिटेड, HPCL की सहयोग से, ठीक है। और ड्राई पोर्ट होता है क्या, मैंने जैसे बताया, अ पोर्ट लोकेटेड इनलैंड अवे फ्रॉम द सी बट प्रोवाइडिंग ऑल द कस्टम एंड लॉजिस्टिक फैसिलिटी ऑफ ए सी पोर्ट। यानी सी पोर्ट की सारी फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करा रहा है, पर है कहाँ पर, ज़मीन पर, सूखे वाले एरिया में, सी वाले एरिया में नहीं है, ठीक है। इसे ड्राई पोर्ट कहते हैं हम लोग, है ना, सूखा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अब आगे यदि हम लोग बात करें इनकी फीचर्स की, तो सबसे पहली बात यदि हम लोग बात करें तो ये क्या क्या कराता है, देखो फैसिलिटीज़ कौन कौन सी प्रोवाइड कराता है। तो कार्गो कंसोलिडेशन, वेयर हाउसिंग की, डिस्ट्रीब्यूशन, सामान वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना, कंटेनर डिपोट्स, जैसे मैंने अभी बताया आपको, कंटेनर को रिपेयर वगैरह करना, ये सब काम ये करते हैं। और इसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो ये आपका रोड हो गया, बाय रोड हो सकता है, बाय रेल हो सकता है, ठीक है, यानी सामान को सी पोर्ट तक ले जाने का काम ये करते हैं। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मेक द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑपरेशंस ऑफ मैन्युफैक्चर शिपिंग लाइन्स एंड ट्रेडर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया इजी एंड कॉस्ट इफेक्टिव। यानी इससे तो पैसे की बचत होगी, दूसरा क्या होगा, टाइम भी कम लगेगा कि भाई आपने सारा सी पोर्ट में जितना काम करते उतना आपने पहले ही काम कर लिया, तो आपका काम क्या हो गया, बच गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब जो ये आपका थार ड्राई प्रोजेक्ट लाया गया, ये आपके दो मिशन से मिलकर बना है। एक तो है आपका जिसका नाम है PM गति शक्ति मिशन, ठीक है, PM गति शक्ति मिशन, और दूसरा है आपका राइजिंग राजस्थान।
तो आइए एक एक करके इन दोनों ही स्कीम्स के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। पीएम गति शक्ति मिशन की बात करें तो पीएम गति शक्ति मिशन या योजना एक ही बात है। अगर इसकी हम लोग बात करें तो इट इज़ अ मेजर, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, सॉरी। तो ठीक है, पीएम गति मिशन की यदि हम लोग बात करें या पीएम गति शक्ति योजना की हम लोग यदि बात करें तो इसकी यदि हम लोग बात करें तो इट इज मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी नेशनल मास्टर प्लान लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अक्टूबर 2021 में बनाया गया था, ताकि जो सी पोर्ट और ड्राई पोर्ट इनको आपस में कनेक्टिविटी बनाई जा सके, टू एक्सेलरेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द कंट्री एंड रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट, यानी कि जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो कॉस्ट वगैरह आता है उसको कम किया जा सके, इसके लिए पीएम गति शक्ति मिशन लाया गया था। इसका फीचर, ये एक यूनिफाइड पोर्टल होगा। अंडर दिस 44 सेंट्रल मिनिस्टर्स एंड स्टेट गवर्नमेंट्स लाइक रोड, रेलवे, है ना, रेलवे, इसके अलावा एविएशन, पोर्ट्स एंड गैस पाइपलाइंस हैव बीन लिंक्ड इन ए सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म, यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया पीएम गति शक्ति मिशन में, एक ऐसा पोर्टल बनाया गया जिसमें रेलवे, रोडवेज हो गए, पोर्ट वगैरह हो गए, गैस मिनिस्ट्री हो गई, ये सब मिलकर काम करेगी। और इसके 7 मेन पार्ट्स हैं। कौन कौन से? रोड, रेलवे, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांजिट, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है? टू प्रिवेंट डिलेज इन प्रोजेक्ट, भाई जो प्रोजेक्ट में आपका टाइम वगैरह लेता है उसको कम करना, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना एंड प्रमोट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन वेरियस मिनिस्ट्रीज, आपस में मिनिस्ट्री में सामंजस्य बिठाकर इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा देना, ठीक है। और इस जो स्कीम आई, इस स्कीम के चलते इवन रिमोट एरियाज़ भी जो है आपके वो क्या कर सकते हैं, वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ईजिली दूसरी शहर से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरी स्कीम की बात करें, राइजिंग राजस्थान। तो भाई राइजिंग राजस्थान में क्या है आपका? राइजिंग राजस्थान की यदि हम लोग बात करें तो ये आपका राजस्थान में एक आपका स्कीम लाया गया था, राजस्थान गवर्नमेंट ने बनाया था। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि राजस्थान की इकनॉमी को बढ़ावा देना। और राजस्थान की इकनॉमी में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है अलवर, सॉरी, अलवर की बात करें तो अलवर किसके लिए फेमस है? इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है। अलवर किसके लिए फेमस है? इंडस्ट्रीज के लिए। तो अलवर जैसे और भी आपके नए नए टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रियल एरियाज़ को डेवलप करना और विदेशी जो है आपकी फॉरेन कंट्रीज़ है उनकी हेल्प लेकर इसको करना, ठीक है। अब इसके हाईलाइट देख लेते हैं। तो इसका सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इसमें कुछ मेन पॉइंट्स है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, यानी अंडर दिस राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, ये हर एक साल ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। और इसमें क्या है, जिसमें आपके बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, इंडिया और फॉरेन से आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। और लगभग इस प्रोग्राम के थ्रू क्या किया जाता है, इस प्रोग्राम के थ्रू एक मेमोरेंडम साइन किया जाता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो बड़े बड़े इंडस्ट्री वो आपस साइन करते हैं, ताकि जैसे रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, टूरिज्म हो गया, आईटी हो गया, इसमें ताकि ये लोग बड़े से बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सके, ठीक है। और साथ साथ में नई नई इंडस्ट्री को पॉलिसी को बनाने के लिए भी ये लोग सबमिट करते थे। राजस्थान लॉजिस्टिक हो गया, टेक्सटाइल हो गया, डाटा सेंटर पॉलिसी हो गया, इसको बनाने के लिए भी ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आगे प्रोसेस करते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही था। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और आप लोग कमेंट सेक्शन पे कुछ नहीं लिखते हैं, आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखा करें। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को देखा करें। आप देखिए आपके सब्सक्राइबर 113 सब्सक्राइबर है, पर इसमें व्यूज़ आते हैं 10 से 15। तो ये वीडियो सबके लिए बनाया जा रहा है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसका आप लोग फ़ायदा उठाएं और वीडियो को आप क्या करें, देखें, और न केवल देखें बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें और भी लोगों को मोटिवेट करें, ताकि वो लोग इस चीज़ को देख सके। क्योंकि जो चीज़ हमें फ्री में मिल रही है उसकी हमें कई बार क्या होता है, कई बार हमें उसे वैल्यू नहीं होती है, राइट। बट बाद में पता लगता है कि वो काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ था। जैसे आज के एग्जाम्पल बताता हूँ, आज आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ है ना, फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ। उसमें एक आपका फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन आया किसके ऊपर, ब्रिक्स के ऊपर। और ये ब्रिक्स सेम वही चीज़ है जो मैंने आपको करवाया था करंट अफेयर में, कि ब्रिक्स का समिट कहाँ पे हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, राइट, है ना। इंडो ईरान वाली बात बताई थी मैंने आपको, ठीक है। और ब्रिक्स के बारे में अलग से बताया भी था, ईशान के बारे में अलग से बताया था, तो उसके ऊपर आपके 1-2 क्वेश्चन बने। तो ऐसे ही आपके बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह आपके बनते हैं, ठीक है। तो
और इन फ्यूचर में आपको और ज़्यादा टेक्नोलॉजी इस चैनल में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल पर बने रहिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। जितना ज़्यादा सपोर्ट होगा उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा आगे अच्छा काम करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।